सर्कुलर प्लेट्स के बीच देखा था ना कैसे आई करंट फ्लो हो रही थी और उसके थ्रू हमारे पास क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट करंट आया था और उसकी वैल्यू थी आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ए अपॉन डी टी और हमने प्रूफ भी करा था और इसे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो करंट फ्लो होती है चार्जेस की वजह से उसे कहते हैं कंडक्शन करंट और उसे डिनोट करते हैं आई सी। ठीक है, क्वेश्चन में है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेस कैपेसिटर है और वो कैसे चार्ज हो रहा है और आपको दिखाना है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, ठीक है, किस रीजन में प्लेट्स के बीच, वो किसके इक्वल होगा, कंडक्शन करंट के। तो आपको एक प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। और डायग्राम आप सेम है जैसे हमने कल बनाया था ना, वही वाला डायग्राम दोबारा बना लो या फिर उसी डायग्राम को हम यूज करेंगे, ठीक है। डायग्राम आपका वही रहेगा। रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स फाइंड कर लिया, वो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, बिकॉज सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाय ए। Q बाय ए को यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास। और वेयर Q इज द चार्ज एक्यूमुलेट एट द पॉजिटिव प्लेट्स, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव प्लेट्स। और द फ्लक्स, कितना फ्लक्स होगा, E इंटू ए, ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो और ये के से कैंसिल, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो नाउ द डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमें पता है, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। फाई ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कांस्टेंट टर्म, तो डी फाई अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी आ गया। और ये क्या होता है, कंडक्शन करंट है ना। एंड नाउ द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। क्लियर है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो कंडक्शन करंट किसके बराबर हो जाएगी, टोटल करंट आई इक्वल टू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका मीनिंग क्या है कि आउटसाइड द कैपेसिटर टोटल करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू जीरो। और इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के इनसाइड में इंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट इज जीरो और डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू टोटल करंट, मीन्स आई इक्वल टू आई टी। तो these आर important केस, ठीक है। हमारी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल हो जाते हैं, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लोग पहले से भी जानते हैं और अभी तक पढ़ भी लिया है हमने कि जो 4 इक्वेशंस हैं जो अब मैं बताने वाला हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। सबसे पहला है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकेंड है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ और एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो इन 4 इक्वेशंस को हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस, बिकॉज क्यों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इन 4 इक्वेशंस के बिना समझना इम्पॉसिबल है। तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस कहलाती हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज अ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, और थर्ड इज फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, और नेक्स्ट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने में इजीली हमें क्या करती है, मदद मिलती है। तो ये 4 इक्वेशंस आपके क्या हैं, इन सब का, इन चारों का एक कलेक्शन। तो these equation are collectively known as मैक्सवेल इक्वेशन। तो वहां पे भी हमने देखा था कि ये सोर्स होता है जनरली वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पे प्रेजेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर
perpendicular each other and propagate in fixed direction. Or generally this phenomena is known as electromagnetic waves. तो एक तो ये आता है स्टार्टिंग में कि सोर्स उसका इलेक्ट्रिसिटी है, बट लेकिन अगर हम बात करें और स्पेस की, क्या स्पेस में क्या सोर्स हो सकता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई? क्योंकि हमारे पास जनरली जो वेव्स आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? अर्थ के बाहर से, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, है ना? तो हम इसको एक मैथमेटिकली फॉर्म में समझते हैं कि कैसे ये जो सोर्स है वो ऑरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के से। आपके पास अभी यहाँ पे फिलहाल यही चीज़ें, आगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, लेकिन अभी 12th क्लास में सिर्फ इतना ही है कि किसी रीजन में अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है, सम फ्रीक्वेंसी से अगर चार्ज क्या कर रहा है वहाँ पे ऑसिलेटिंग कर रहा है, तो चार्ज मतलब ऑसिलेट करने का मीनिंग है कि वो एक्सेलरेटिंग है। चार्ज कैसा है? एक्सेलरेटिंग। हमने क्या कहा? हमने कहा कि किसी रीजन में अगर क्या है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, और उस ऑसिलेटिंग चार्ज को हम जनरली कह सकते हैं एक्सेलरेटिंग चार्जेस। और जब चार्ज इस तरह से एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी ऑसिलेटिंग से उसके आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अदेन दोनों फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फिर से ऑसिलेट करने लग जाएंगे, और ऐसा फेनोमेना क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा, है ना? एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? क्या कहा हमने कि अगर स्पेस में कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि आसपास हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं कि नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, और कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है किसी फिक्स स्पेस में कहीं पे, और उसके ऑसिलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होते हैं? अगर परपेंडिकुलर ईच अदर, तो वो क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिख लेता हूं मैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो स्पार्क होता है किसी भी लाइट में या वायर्स में, तो वहाँ पे निकलती है येलो लाइट, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 6 × 10⁴ हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज। और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लगभग 10⁻11 हर्ट्ज। और वो देखो, जबकि लेकिन उनमें भी जो सर्किट स्पार्क करते हैं तब भी उनमें येलो लाइट निकलती है, पर लेकिन उनको रखा जाता है इस रीजन में 10⁻11 हर्ट्ज, और वो होते हैं रेडियो वेव रीजन्स। तो ये सेंसेशन और स्पार्क ऑफ पे इम्पॉर्टेंट जो वर्क करा वो करा हर्ट्ज ने, ठीक है? और इनके 7 साल बाद एक इंडियन साइंटिस्ट आए, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने भी मैक्सवेल्स की इस थ्योरी पे क्या करा? रिसर्च करा, और उनको क्या कंक्लूजन मिला और क्या सक्सेस हुई उनकी। और जगदीश चंद्र बोस के बाद आया आपके मार्कोनी, और उन्होंने हर्ट्ज के वर्क पे थोड़ा सा आगे सक्सेस करा, वर्क करा, और उन्होंने ट्रांसमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्या करा? एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी करी कि बहुत मैनी किलोमीटर्स तक किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कर सकता है? भेजा जा सकता है, और फिर से उनको कम्युनिकेशंस में यूज में लाया जा सकता है। तो ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क था, और आज हम इन्हीं के इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स थे।